जो आज हम लोग पोलर और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की, कि किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में एक स्ट्रेट लाइन को व्यक्त हम कर सकते हैं। इस संबंध में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के संबंध में पूरी जानकारी दी थी, तो उस लेक्चर को आपने देखा होगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जब हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसमें क्या होती है, एक इनिशियल लाइन होती है, ये हमारी इनिशियल लाइन होगी और इसको कहते हैं हम पोल। जैसे यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पर पोल होता है। अब मान लिया कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो जा रही है। अब इस पर हमने एक कोऑर्डिनेट लिया, मान लिया यहाँ पर। अब इसकी कोऑर्डिनेट कैसे ली जाती है ये भी मैंने आपको बताया था। पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम आर लेते हैं और एंगल जो होता है वो इनिशियल लाइन से काउंट होता है। जैसे ये मान लिया थीटा, तो इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए ये हो गए आर कॉमा थीटा। अब मान लिया कि यहाँ से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसकी लेंथ मान लिया p है और इस परपेंडिकुलर का एंगल हमने मान लिया अल्फा। तो इस पॉइंट मान लिया, इसको अब हमने b बोल दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p कॉमा अल्फा। तो अब आप देखिए ये भी 90, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग इसको अगर सपोज हम o बोलते, ओ ए बी में, तो ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग अगर कॉस थीटा माइनस अल्फा को अप्लाई करें तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो p अपॉन आर। तो ये आ गया p इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। और ये इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो इतना सिंपल होता है, दिखने का थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आती है तो बहुत आसानी से आप लोग इस इक्वेशन को ड्राइव कर देंगे। इसी से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको आगे लेके चलें, इस फॉर्मूले को खोल दें, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया आर कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये तो क्या बन जाएगा हमारा, जब हम कार्टेशियन और उसको मिक्स करते हैं, ये बन गया एक्स। सिखाया था आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। ये बन जाएगा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा, इसी में और कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो सकती है, अगर सपोज कीजिए ये लाइन यहाँ चली जाए, यानी कि ये जो लाइन है ये इस ए बी पॉइंट से पास हो जाए, नहीं सॉरी ओ पॉइंट से पास हो, तो जब ये लाइन ओ पॉइंट से जाएगी तो क्या होगा कि ये जो बी है ये किसके ऊपर आ जाएगा, इस पॉइंट ओ की जगह पर। तो उस केस में आपका पी कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आप इसमें कई कंडीशन अप्लाई करके एक स्ट्रेट लाइन की कई सारी फॉर्म निकाल सकते हैं। एक बार कंडीशन ये भी डाल सकते हैं कि ये जब इसके पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल हो जाएगी तो अल्फा इज इक्वल टू उस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप एक स्ट्रेट लाइन से कई कंडीशन अप्लाई करते हुए इस इक्वेशन से कई सारी फॉर्म्स को और प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है। अब इसी में हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि अगर सपोज कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से जा रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी कंसेप्ट को समझते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। किस तरह से समझते हैं इसको, जैसे मान लिया कि ये इनिशियल लाइन होगी, ये पोल हो गया हमारा, और सपोज हमारे पास ये 3 पॉइंट हमने एज्यूम कर लिए। लेट इसके कोऑर्डिनेट हो गए r1 थीटा 1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया r2 थीटा 2, और इसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया r3 थीटा 3। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उससे पहले एक चीज़ और जरूरी है, अब जानना पड़ेगा ये डिस्टेंस हो जाएगी r1, ये एंगल हो गया थीटा 1, इसको मिला लेंगे तो ये डिस्टेंस r2, ये एंगल थीटा 2। इसी क्रम में इसको मिला लें पोल से, तो ये r3 और ये जो पूरा एंगल यहाँ तक का होगा ये थीटा 3। अब समझते हैं ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और जो ये वाला एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, थीटा 3 माइनस थीटा
1। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हम इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकाल लें और उसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स आप ऐसे समझिए इसको, सपोज अगर ये पॉइंट ए बी और ये सी हो जाए, एक तो ये बड़ा ट्रायंगल हो गया ओ ए सी, तो अगर हम एरिया ऑफ ओ ए सी का निकालें तो ये क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता था, सामान्य रूप से इस तरह के पढ़ते थे, 1/AB साइन सी, ये भी ट्रायंगल का एरिया होता है, 1/2 BC साइन ए, ये भी ट्रायंगल का एरिया होता है, 1/2 AC साइन बी। तो दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल। तो जब हम इसकी बात करेंगे ओ ए सी की, तो 1/2 R2 R3 और इनके बीच का एंगल, अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो गया? दिस वन, θ3 माइनस θ2, θ3 माइनस θ2। अब इसके बाद दो ट्रायंगल और है, इसको अगर हम इस पूरे में से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पोर्शन बचेगा। तो अब हम निकालेंगे ओ ए बी का, तो ये हो गया 1/2। अब ओ ए बी की जब बात होगी तो 1/2 R1 R2 ये साइड्स होगी और इनके बीच का एंगल हो गया θ1 माइनस θ2। इसी क्रम में एरिया निकाल लेंगे ओ बी सी का, तो ओ बी सी को देखें, साइड्स हैं R1 और R3 और इनके बीच का एंगल है θ3 माइनस θ1। तो कैसे निकालेंगे इस पूरे ट्रायंगल का एरिया? अगर हम कहें एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए सी। जब हम इस पूरे का निकालेंगे, इस पूरे में से इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ओ बी सी। इस तरह से ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाता है आपका 1/2 R2 R3 साइन θ3 माइनस θ2 माइनस 1/2 R1 R2 साइन θ1 माइनस θ2 माइनस 1/2 R1 R3 साइन θ3 माइनस θ1। और सिंप्लीफाई करें, सबको अगर प्लस की फॉर्म में लिखना हो तो क्या बन जाएगा? ये तो पहला वाला तो प्लस में है ही, इसको साइन माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन माइनस साइन थीटा होता वाली प्रॉपर्टी से इसको लिख देते साइन θ2 माइनस θ1। इसको भी प्लस करेंगे तो ये साइन अंदर के एंगल्स बन जाएगा θ1 माइनस θ3। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया। अब अगर सपोज कीजिए कि ये ए बी सी के जो तीन पॉइंट थे सी बी और ए, अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको तो हमने माना था R3 θ3, इसको हमने लिया था R2 θ2, एक लोकस के लिए कोऑर्डिनेट ले लेते हैं R, θ, जिसको हमने R1 θ1 लिया था। अब अगर ये तीन एक लाइन पे होंगे तो क्या होगा? ये जो ट्रायंगल का एरिया था कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में आप क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ए बी सी 0। तो अब जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 0 इज इक्वल टू R2 R3 साइन θ3 माइनस θ2 प्लस R1 की जगह पर आ जाएगा R, R2 ऐसे ही रहेगा, साइन θ2 की जगह तो θ2 ही रहेगा, θ1 की जगह पर θ आ जाएगा, प्लस 1/2 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, सब में से हटा दिया, R R3 साइन θ माइनस θ3। तो ये इक्वेशन आ गई अ लाइन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। इसके बाद हम इसके पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर डिस्कस करते हैं। बच्चों अब हम इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पढ़ते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स के रूप में भी हम लोग किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में। तो मान लिया कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है
और इसके हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं ए और बी। सपोज अब की बारी कॉम्प्लेक्स है तो इसको Z1 मान लिया, इसको Z2, और एक पॉइंट हमने P ले लिया Z, ये लोकस निकालने के लिए। तो अब इसको जरा समझते हैं। ये चूंकि एक लाइन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 होगा या पाई हो जाएगा। अब किसी चीज़ का जब आर्ग्यूमेंट 0 होता है तो उससे क्या लॉजिक निकलता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में हालांकि पूरा पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह का होता है। आर्ग्यूमेंट 0 हो जाए तो इट मीन्स कि y पोर्शन 0 होगा, तो चीज़ क्या होगी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, वो प्योरली रियल होगा। और प्योरली रियल का अर्थ क्या होता है कि उसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इमेजिनरी Z0। अब ये चूंकि स्ट्रेट लाइन में है तो ये जो 0 था तो इसका क्या हो जाएगा, इस ये जो हमने बनाया है Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो क्या लॉजिक बनता है कि Z माइनस Z बार इज इक्वल टू 0। तो अब क्या लॉजिक लिख रहेगा, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, यह आपका पूरा Z हो गया एक तरह से, माइनस Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इस पूरे का बार इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, ये हो जाता है Z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z बार माइनस Z2 बार। ये हमने सब पढ़ रखे थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है Z बार Z2 बार माइनस Z1 Z बार प्लस Z1 Z2 बार। सेम ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, Z बार Z1 बार माइनस Z2 Z बार प्लस Z1 बार और Z2। तो इसमें से ये चीज़ कैंसिल होगी। अब अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस प्रकार बनता है। अगर हम Z वाले पोर्शन को यहाँ ले आए तो Z इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार, सबको लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं। फिर ये बनता है एक Z बार वाला ये पोर्शन है और एक Z बार वाला ये पोर्शन है। तो इसमें से भी अगर हम उसको यहाँ ले लें और माइनस Z बार को कॉमन ले लें तो ये Z1 माइनस Z2 बन जाता है। और सेम ये चीज़ यहाँ आएगी तो Z1 Z2 बार माइनस, अब ये है Z1 बार और ये Z2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन जाएगा आपका इस तरह की, ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक तरह से कहें तो ये इक्वेशन होगी। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई स्टेप कर सकते हैं, Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस Z बार Z1 माइनस Z2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 Z2 बार माइनस Z1 Z2 बार का बार। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हालांकि जब हम इसको अभी लिखते तो और छोटा कर लेते, वो छोटा क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को आप I से मल्टीप्लाई कर लीजिए। I से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये पार्ट जो है ये क्या बन गया, ये I Z1 Z2 बार और Z1 Z2 बार का बार है। ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। वो I से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्योरली रियल। सपोज मैंने इसको कह दिया R, ये हमने इसको R बोल दिया। ये जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, माइनस I Z1 माइनस Z2। अब अगर मैं इसको Q बोल दूँ तो ये अगला जो पोर्शन बनेगा I Z1 बार माइनस Z2 बार, वो इसका क्या बन जाएगा, बार। तो ये भी इक्वेशन क्या बन गई। और सिंप्लीफाई जब हमने करा तो इसकी जगह तो आ जाएगा, जब ये I मल्टीप्लाई होगा इधर सब में, ये तो बन जाएगा Q बार Z प्लस Q Z बार प्लस R इक्वल टू 0। तो ये बनी स्ट्रेट लाइन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन। तो बच्चों इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि कुछ बच्चे जो एडिशनल पढ़ना चाहते हैं या एडवांस या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं वो इसको सीख सकते हैं। और ये कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, तो आप इसको सीख कर बाकी सभी समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। धन्यवाद।